नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट। 2 मार्च को आरपीएफ का पेपर हो गया है और जीएस का लेवल ठीक ठाक आ रहा है। तो जिनका एग्जाम हुआ है उन्हें पता है अच्छे से। आगे जो होने वाले एग्जाम है, प्लीज जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं, रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप। और जो भी चीजें आप भूल रहे हैं बार बार, उनको और ज्यादा रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते रहिए। ये हेल्प करेंगे आपकी एक फाइनल स्कोर अच्छा प्राप्त करने में। ठीक है, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 19 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अभी का करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान है। पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हॉस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हॉस्टिंग या लॉर्ड वेलिस्ले। तो देखो भाई, बात है 1773 की। 1773 की बात है। 1773 से लेकर 1785। तो यहां पे जो प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, प्रथम गवर्नर जनरल जो बनता है वो वॉरेन हॉस्टिंग। ठीक, अब यहां क्रोनोलॉजी समझिए थोड़ा सा। शुरुआत में ना गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। शुरुआत में क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ठीक, फिर ये पोस्ट चेंज हुई, गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर ये पोस्ट हुई चेंज, तो फिर बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी पद चेंज हुआ और ये बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय की पोस्ट आ गई। यहां पे टर्निंग पॉइंट आया, यहां पे टर्निंग पॉइंट आया जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पोस्ट चेंज हो गई वाइसरॉय ऑफ इंडिया में। कब? तो देखो भाई, जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो इस क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद चेंज करके वाइसराय बना दिया गया। वाइसराय जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन था, है ना, ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। तो वाइसराय चेंज कर दिया यहां पे। 1857 की ये जो रिवॉल्ट हुई, तो इससे जो अंग्रेज हैं, इस रिवॉल्ट से अंग्रेज सतर्क हो गए और ब्रिटिश शासन भी सतर्क हो गया कि अब हमें लोगों को, ये देखिए जो 1857 की क्रांति हुई ये अचानक नहीं हुई। आपने सुना होगा कि तात्कालिक कारण इसके थे कि वो चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड नाम की राइफल, चर्बी वाले कारतूस जो गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बने होते थे और राइफल में डालने से पहले उनको मुंह से छीलना पड़ता था। तो इससे क्या है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, हिंदुओं की और मुस्लिमों को भी। तो ये तो तात्कालिक कारण हो गया, लेकिन उससे पहले बड़े लंबे समय से अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष पैदा होता जा रहा था अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी देखो किसानों के प्रति नीतियां बेकार थीं और जमींदारों के प्रति बेकार थीं, और उसके बाद जो जनजातीय समूह थे उनके प्रति उनकी जो नीतियां ही असंतोषजनक थीं। और जो आर्मी में लोग थे, भारतीय लोग, ब्रिटिश आर्मी में जो भारत के लोग थे वो भी संतुष्ट नहीं थे, है ना, क्योंकि बहुत हद तक भेदभाव किया जाता था उनसे। अब ब्रिटिश सेना है तो उसमें जो अंग्रेज लोग हैं उनके साथ अलग ट्रीट किया जाता था और जो भारत के लोग हैं वो उनके साथ अलग ट्रीट किया जाता था। सैलरी में भी अंतर था, है ना, प्रमोशन के चांस न के बराबर थे भारतीय लोगों के
और दूसरे देशों में भी लड़ने को भेजा जाता था। तो इससे ये समझते थे भारत के लोग, एक परंपरा थी कि समुद्र के पार जाएंगे तो हमारी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो गई। 1800 ये चर्बी वाले जो कारतूस थे, इन्होंने तो बस आग में घी डालने का काम किया, समझ रहे हैं? तो इतना बड़ा विद्रोह हो गया। अच्छा, 1857 की जो क्रांति हुई वो फेल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई। क्यों? क्योंकि कोई योजनाबद्ध तरीके से इसको नहीं चलाया गया, कोई प्लान नहीं बनाया गया इसका, इसलिए ये फेल हो गई। और रिजल्ट आपके सामने है। 1857 की क्रांति फेल हो जाती है तो भारत के अलग अलग कॉर्नर से जितने भी लोग इसमें शामिल थे, या तो उनको बाद में फांसी दे दी गई, कुछ भाग गए और जेल में डाल दिया। तो इस प्रकार ये अंजाम देखने को मिला 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो आसान सवाल है, 1757 में हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। अब इसमें क्या होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, इसने सिराज उद्दौला को हरा दिया। सिराज उद्दौला को हरा दिया। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है। ध्यान रखेंगे डेट इसकी। बैटल ऑफ प्लासी पूछा जाता है। आपके लिए सवाल है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। Who was known as the Iron Man of India? भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? ये भी बड़ा आसान सवाल है, अच्छे से पता है आपको। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और इनको सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो वो है रियासतों का एकीकरण। क्या किया इन्होंने? जितनी भी रियासत चलती थी तो रियासतों का एकीकरण किया इन्होंने। इसके लिए इन्हें जाना जाता है, एकता के लिए भी जाना जाता है इन्हें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है सरदार जो पटेल हैं, इन्होंने सबको भारत में एक करके रखा, लेकिन थोड़ी सी अड़चन आई। तो वो एक था हैदराबाद और दूसरा है जूनागढ़, और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ये तीसरा है। इनको विलय करने में दिक्कत आई। हैदराबाद को तो सैन्य शक्ति से विलय कर लिया गया, हैदराबाद के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। हैदराबाद का जो शासक था निजाम था, तो सैन्य प्रक्रिया के माध्यम से हैदराबाद को मिला लिया गया भारत में। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम करवाया गया, जनता से ही राय पूछ ली, वोटिंग करवा ली। और जम्मू कश्मीर के लिए एक विलय पत्र साइन करवा लिया। जम्मू कश्मीर के लिए विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राजा उस समय था हरि सिंह। तो उनसे जो है विलय पत्र पे साइन करवा लिया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो कबीलिए थे वो जम्मू कश्मीर में घुस चुके थे
और उस डर की वजह से जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारतीय सेना की मदद मांगी, लेकिन भारत ने कहा कि आप हमारी टेरिटरी के हिस्से नहीं हो, तो अगर आप चाहते हैं हम आपकी मदद करें तो आपको ये विलय पत्र पर साइन करना पड़ेगा और अभी से अपने आप को भारत में मिलाना पड़ेगा, विलय करना पड़ेगा। तो साइन कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस को याद रखेंगे। इन्हीं की एक प्रतिमा बनी हुई है गुजरात में, इन्हीं की एक प्रतिमा बनी हुई है गुजरात में, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। उस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपके लिए सवाल है कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, सरदार पटेल की प्रतिमा गुजरात में, ये किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? बताएं, जल्दी से बता दें किस नदी के किनारे है, कमेंट जरूर करें आप। आगे देखिए, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स? हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिप्पो। तो ये आप अच्छे से पता है, डलहौजी की हड़प नीति आपने पढ़ा होगा। डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। तो इसमें क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, डलहौजी की हड़प नीति। तो इसमें अगर किसी रियासत में जो शासक है उसकी अगर अपनी खुद की संतान नहीं है, लड़का नहीं है, तो उनका जो साम्राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। तो इस नीति का इस्तेमाल करके डलहौजी ने कई सारे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया, जिसमें से जैसे एक था सतारा और झांसी। ये भी जो है रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी लेकिन नहीं बचा पाई, है ना। तो और बहुत सारे ऐसे वो क्षेत्र थे जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का इस्तेमाल करके डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, हड़प नीति का इस्तेमाल करके। When was the क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती है, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 1942 में, ठीक, ध्यान रखेंगे। एक और चीज, 1942 में क्रिप्स मिशन भी आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भी आता है, जो कि वापस चला जाता है क्योंकि वो उसकी जो प्रोविजन थे, प्रस्ताव थे, वो लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो क्रिप्स मिशन जो है वापस चला जाता है। एक और फेमस आंदोलन है गांधी जी का, वो है 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, ठीक, 1930। यही दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, दांडी यात्रा हो गई। और गांधी जी से संबंधित मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी एक हॉट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो गांधी जी के कुछ आश्रम्स हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था, ये प्रश्न आया था हाल ही में, टॉलस्टॉय फार्म आश्रम।
ये इंडिया में नहीं बनाया था, ये दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। कहाँ बनाया था? दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। ठीक है, इंडिया में तो साबरमती बनाया है। उसके बाद इनकी एक किताब है, जिसे ये आत्मकथा है एक्चुअली, ये गांधी जी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की आत्मकथा है, जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। सवाल है आपके लिए, सवाल, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? ठीक है, ये पहला है, और साथ ही साथ बताना है महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि किसने दी? क्लियर? आगे, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन, नील नदी, यांगत्से नदी, मिसिसिपी। तो ध्यान रखना, जो नील नदी है, नील नदी, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, और 6650 किलोमीटर, कितनी? 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नील नदी सबसे बड़ी नदी है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल यहीं पे, पांच नदियों वाला राज्य कौन सा है भारत में? 5 नदियों वाला राज्य कौन सा है भारत में? और दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपका, झेलम, झेलम नदी कहां से निकलती है? कहां से निकलती है, यानी कि शुरुआत, निकलती कंफ्यूज मत होना, शुरुआत कहां से होती है? ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है इसी से रिलेटेड, कावेरी नदी विवाद, कावेरी नदी विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? किन 2 राज्यों के बीच में है? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि पिछली क्लासेस में, पिछली जो क्लासेस हो चुकी हैं उनमें ये सब क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं। ठीक, बताना है आपको। आगे, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? तो रेड प्लैनेट तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, वीनस, मार्स, जुपिटर और मरकरी। तो मार्स जो है रेड प्लैनेट है। मार्स क्या है? यानी कि मंगल, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, एनसीईआरटी की किताब में बिल्कुल एक बेसिक सी ट्रिक दी है कि सूर्य से ग्रहों की दूरी, ये सूर्य है जैसे, तो ये जो ग्रह की दूरी है, सीक्वेंस क्या है? तो उसके लिए एक ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस
नट्स। ये ट्रिक दी है, ठीक है। वीनस, अर्थ और आपका सैटर्न, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न और मार्स हो गया ये, और नट्स नेपच्यून, यूरेनस, यू, ठीक है। ये ट्रिक दी है, ध्यान रखेंगे। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मार्स हो जाएगा रेड प्लेनेट, गैसेस की मात्रा की वजह से। व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये आराम से पता है आपको, सहारा रेगिस्तान है, जो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 9.2 मिलियन वर्ग इस किलोमीटर, 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सहारा डिजर्ट, सहारा रेगिस्तान। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? सबसे लंबी है या बड़ी है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से सबसे ज्यादा लगती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो भाई ध्यान रखना, गुजरात वो राज्य है, गुजरात वो राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। कितनी? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है आपका, सवाल, भारत का दक्षिणतम कॉर्नर, दक्षिणतम बिंदु कहेंगे, है ना, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया है, यानी कि नॉर्थ में कौन सा लास्ट पॉइंट है इंडिया का, साउथ में कौन सा पॉइंट है लास्ट, वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, तो आपको साउथ वाला, साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया बताना है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है? माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन नेपाल में है, भारत में नहीं है। और ये 8,848 मीटर है। अभी अपडेट है इसकी कि ये 8,850 मीटर है ना, एनसीईआरटी में अभी तक ये दिया है। क्लियर? तो नेपाल की जो हाइट है वो 8,848 मीटर है। नेपाल की जो नेपाल की नहीं, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इतनी है, और लोकेशन नेपाल में है माउंट एवरेस्ट की। अब ध्यान रखना, ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये जो माउंट एवरेस्ट है, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी नेपाल है, और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा। नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा। दूसरा, तिब्बत में इसे कहा जाता है, तिब्बत में इसे कहा जाता है चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा कहा जाता है, ठीक है। और भारत में माउंट एवरेस्ट। क्लियर? तो ये याद रखना है, एग्जैक्ट लोकेशन नेपाल है। भारत के लिए 2024-25 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा का मतलब होता है
राजकोषीय घाटा क्या है? तो देखो, जब इनकम और खर्चे में अंतर आता है, यानी कि खर्चा ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो, रेवेन्यू कम हो, तो उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं घाटा। तो राजकोषीय घाटा मतलब एक साल का, तो ये 2024-25 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित राजकोषीय घाटा है, ये करंट अफेयर का सवाल है। तो ध्यान देंगे आप कि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होती है पता है आपको अच्छे से? इंडिया की टेरिटरी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उनका अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। अब जीडीपी का कितना परसेंट? 4.9% राजकोषीय घाटे का अनुमान था। राजकोषीय घाटा यानी कि जितना राजकोषीय घाटा हुआ है वो जीडीपी का कितना परसेंट है? 4.9%। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे, हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया है? उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश ने किया है। उस्ताद अली उद्दीन खान महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश ने किया है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है मेहर, मेहर वाली माता सुनी है? मैहर माता, तो मेहर मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, और किसके नाम पर? तो एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान, उनको समर्पित होता है। और तीन दिन ये चलता है, 3 दिन ये चलता है। ठीक है, और कई व्यक्तित्व शामिल होते हैं संगीत से संबंधित, और इसका आयोजन मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग कराता है। मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग कराता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगला, वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2024 का थीम क्या है? वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे, विश्व में जो वर्ल्ड माइग्रेट हुए हैं, वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2024 का थीम क्या था? तो गाओ उड़ो ऊंचाई पर एक पक्षी की तरह, गलत। रात में पक्षियों के लिए रोशनी कम करें, गलत। कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें, ये सही है। पानी पक्षी जीवन का आधार, ये थीम थी। 2024 का जो वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या थी? ये थी। ठीक है, ये इसे 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो विभिन्न गोलार्धों में पक्षियों के प्रवास को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारस आजीविका मेला 2024 का मेजबान कौन सा शहर था? कौन सा शहर था? एक सारस आजीविका मेला 2024 हुआ, सारस आजीविका मेला 2024 हुआ, उसका मेजबान कौन था? किसने होस्ट किया? तो ये गुरुग्राम में हुआ। कहां पर? गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है 2024 का। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, और लगभग 30 राज्यों की 900 से अधिक ग्रामीण महिला कारीगर इसमें भाग ले रही थी। 30 राज्यों से जो है 900 के आसपास जो ग्रामीण महिला कारीगर हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? चलो, तो ये हमने डिस्कस किया। एक और प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया है? वो कौन सा राज्य है जिसने सभी अनुसूचित जनजाति जो रेसिडेंशियल स्कूल थे शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर, उनका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों को क्या नाम दिया है? महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय के नाम से संबोधित किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमने डिस्कस किया। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो रिवीजन करते रहिए एकदम मस्त। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।